Hello and welcome back to a new episode of House of Wellness. Today we will be focusing on the physical aspect about breast cancer awareness. I welcome Dr. Samia Khan, a medical graduate from Dow Medical College, Karachi. She is the managing director of Mediators Private Limited. And creating awareness about diseases is something that's very close to her heart. She has vast experience of designing and managing healthcare awareness projects and campaigns like breast and cervical cancer awareness, asthma and other respiratory diseases, childhood illnesses, diabetes, and heart health programs. She has in the past worked on the promotion of exclusive breastfeeding and nutrition campaigns. Welcome, Dr. Samia. Thank you Thank so you. much. It's a pleasure to be on your program. Thank you. Thank you. Welcome, doctor. My first question to you is very obviously what is breast cancer? Thank you, Sonam. Breast cancer, बहुत आसान अल्फाज में हम कहेंगे, when the cells which are inside the breast, वो आसान जबान में थोड़े से पागल हो जाते हैं. So they grow out of control. And there are different kinds of breast cancer, जिसकी वजह से फिर उनको categorize किया जाता है as to what type it is. So, what are the senior risk factors for breast cancer? Okay, the risks as far as breast cancer का ताल्लुक है, सबसे पहले तो एक औरत होनी चाहिए. तो औरतों को ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट ये नहीं है कि मर्दों को नहीं होता. मर्दों में भी होता है, बट औरतों में ज्यादा है. And the second is getting older. As you advance in age, the possibility जो आपके breast cancer होने के चांस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं. और स्टडीज ये बताती हैं कि 50 years 50 साल के ऊपर औरतों में ज्यादा चांस होते हैं, मगर अब ये सारा कुछ यंगर औरतों में भी नजर आ रहा है. सो इट इज नॉट अ डेफिनेट कि आप की एज एडवांस करेगी तभी होगा. इट कैन हैपन यंगर. और खास तौर पे अगर आपके फैमिली में रिस्क फैक्टर्स होंगे तो फिर आपके चांसेस जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो ज्यादा हो जाते हैं. What are the risk factors that you cannot change, जो हम बदल नहीं सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये कह दें कि हम अपनी एज को बढ़ते हुए रोक नहीं सकते. तो हमारी एज एडवांस करेगी तो चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं. फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. जिस तरह उन औरतों में जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, जिस तरह से नानी को हुआ या माँ को हुआ या खाला फुप्पी बहनों में से किसी को है, और जिनके अंदर एक आइडेंटिफाइड जीन है जिसको BRCA1 और BRCA2 कहते हैं, उनमें चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के और ओवेरियन कैंसर के ज्यादा होते हैं. फिर वो औरतें जिनके मेंसेस या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो हैं वो 12 साल की उम्र से पहले शुरू हो गए और उनका मेनोपॉज जो है वो 55 के बाद आया, तो इसका मतलब है कि उनका एक्सपोजर हॉर्मोन्स के साथ ज्यादा लंबे अरसे तक रहा. दे आर एट रिस्क. देन देर आर सम विमेन जिनके डेंस ब्रेस्ट्स होते हैं. तो उसमें डेंस मीन्स कि उसमें फैटी टिश्यू और सेल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं. तो उसमें ये ट्यूमर्स जो हैं ये मैमोग्राम में जरा मुश्किल से पिक होते हैं. तो इसीलिए उनके लिए चांस ब्रेस्ट कैंसर का होना और उसका मिस करना जरा बढ़ जाता है. तो उनके लिए एडवांस टेस्टिंग होगी. फिर जिनके ब्रेस्ट कैंसर हुआ और फिर उनके या नॉन कैंसरस ब्रेस्ट डिजीज है, तो उनके चांसेस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर अ सेकेंड टाइम बढ़ जाते हैं.
फिर लाइक आई सेड फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर के, अगर माँ को है, बेटी को है, बहनों को है, फुप्पी को है, एंड लाइक आई सेड अगर किसी मेल रिलेटिव को भी है, क्योंकि मेल्स कैन आल्सो गेट ब्रेस्ट कैंसर। एंड अगर पास्ट में किसी और कैंसर की वजह से उन्होंने रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल की थी, जिस तरह एक कैंसर जिसको हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं, दैट इज ट्रीटेड बाय रेडिएशन, उनको अगर वो हुआ है बिफोर द एज ऑफ 80, सॉरी बिफोर द एज ऑफ 30, और उन्होंने रेडिएशन ली, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब तो ये ड्रग बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर एक ड्रग था विच इज कॉल्ड एज DES और डाईइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल, ये प्रेग्नेंट औरतों को दिया जाता था इन द US बिटवीन 1940 एंड 1971 बेसिकली। तो उन लोगों में, उन औरतों में चांसेस जो हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो जरा से ज्यादा होते हैं। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर खान। आपने रिस्क फैक्टर्स बताया जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स है जो हम चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगेन आई वुड से कि कुछ चीजें जो हैं उनको तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बट समटाइम्स दीज थिंग्स जस्ट हैपन। और कुछ लोग कहते हैं कि ना हमारी फैमिली में है, ना हमारी माँ को हुआ, ना उसके कोई फैमिली मेंबर्स को हुआ, तो व्हाई मी? तो सेल्स कैन गो आउट ऑफ वैक फॉर एनीबडी। इसी तरह से डायबिटीज किसी को भी शुरू हो सकती है, इवन अगर उनकी फैमिली में डायबिटीज ना हो। मगर जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें यह है कि फिजिकली एक्टिव रहे, और दैट मीन्स फिजिकली एक्टिव राइट फ्रॉम अ यंग एज। बिकॉज आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आफ्टर 50 जब मेरे चांसेस बढ़ते हैं मैं फिजिकली एक्टिव हो जाऊंगी, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो यू हैव टू स्टार्ट दिस मच अर्लियर। कंट्रोल योर वेट, और स्पेशली मेनोपॉज के बाद, क्योंकि उस वक्त चांसेस आपके ओवरवेट होने के और फिर गॉड फॉरबिड ब्रेस्ट कैंसर होने के बढ़ जाते हैं। जिन औरतों ने फॉर एनी रीजन हार्मोन्स लिए हैं, जिस तरह से आफ्टर मेनोपॉज या ड्यूरिंग मेनोपॉज HRT लेते हैं विच इज द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या जो औरतें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनके चांसेस भी ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। फिर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी जो थी वो आफ्टर द एज ऑफ 30 है, आपने कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं किया बेबी को, और यू नेवर रियली कैरिड ऑन फुल टर्म प्रेगनेंसी, फिर चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, जैसे कि if you have an increase intake of alcohol, then there are chances. मगर these kind of things, ये रिसर्च होती रहती है इनके बारे में, एंड प्रोज और कॉन्स इसके आते रहते हैं। सिमिलरली स्मोकिंग, बीइंग एक्सपोज टू केमिकल्स, क्योंकि सिर्फ स्मोक अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर तो आपके चांसेस बढ़ते हैं, मगर अगर आप पैसिव स्मोकर भी हैं, कि आप एक ग्रुप में ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो स्मोक कर रहे हैं और वो स्मोक आप इनहेल कर रहे हैं, तो अगेन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चेंजेस हार्मोन्स में जो होते हैं, या उस किस्म की औरतें जो नाइट शिफ्ट पे काम कर रही होती हैं, उनके भी चांसेस जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू फॉर दैट। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अब इसमें यह है कि आप सारे सिम्टम्स को टिपिफाई नहीं कर सकते। एक औरत के कुछ और सिम्टम्स होंगे, दूसरी के कुछ और होंगे, मगर उनमें कोई चीज कॉमन जरूर होगी। तो जो वार्निंग साइंस अगर आते हैं कि अगर ब्रेस्ट में या अंडर आर्म में आपको किसी किस्म का लम्प या गुठली सी फील हो, कुछ हार्डन्ड एक आपको चीज फील हो रही है कि ब्रेस्ट में है, या आपको लगे कि ब्रेस्ट का पूरा जो अपीयरेंस है वो जरा डिफरेंट हो गया है, कि आपको थिकनिंग लग रही है या स्वेलिंग लग रही है, या
उसको जो एक डिम्पलिंग वाला कहते हैं कि जिस तरह से जो ऑरेंज होता है, कीनू, मौसम्बी, माल्टा, उसकी जो स्किन की लुक होती है कि उसके अंदर छोटे छोटे आपको अंदर जगहें नजर आती हैं, उस किस्म की अगर एक अपीयरेंस आ जाती है ब्रेस्ट में, या रेडनेस होती है और स्किन आपकी जैसे ड्राई स्किन उतर रही होती है, वो हो, स्पेशली इन अराउंड द निपल एरिया ऑफ द ब्रेस्ट। फिर आपको अगर जब आप एग्जामिनेशन अगर कर रहे हैं और आपको लगे कि अराउंड द एरिया उधर निपल हो में पेन हो रहा है या किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, बिकॉज फीडिंग के दौरान भी कभी कभी होता है कि अगर बच्चा अग्रेसिवली माँ को सक कर रहा है तो उसमें भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इट कुड बी दैट, मगर हम उस डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं विच इज नॉट ब्रेस्ट मिल्क। और अगेन किसी किस्म का साइज अगर आपको लगे कि एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से फर्क साइज में लग रहा है और अगर कहीं भी ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, तो इट इज बेस्ट कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो, अगर हमने आपको अभी 8 बताए हैं उसमें से 2 भी अगर आपको पॉजिटिव लग रहे हैं, तो यू मस्ट गो एंड विजिट अ डॉक्टर। सो डॉक्टर, आपने कहा कि लंप हो, तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट you should be able to check and you should be worried about. So are all lumps in my breast cancer? आई वुड से नो, बिकॉज बहुत से कंडीशंस होते हैं जिसमें ब्रेस्ट में लम्प्स हो सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो। और कुछ होता है कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक जिसको हम फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कंडीशन कहते हैं, जिसमें आपको एक लंपी मतलब जिस तरह से छोटी छोटी आपको गुठली महसूस हो सकती है। ब्रेस्ट जो होंगे वो टच करने पे टेंडर होते हैं और या सोर होते हैं। अक्सर आप इन अ यंगर एज अगर आप देखें तो जस्ट बिफोर योर पीरियड्स, जब आपके होने वाले होते हैं पीरियड्स, तो उस वक्त भी ब्रेस्ट टेंडर होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। दैट इज बिकॉज उस वक्त आपका हार्मोनल एक इम्बैलेंस हो रहा है। और एक जो दूसरा कंडीशन होता है जिसमें जो ब्रेस्ट्स हैं, जिस तरह उसमें छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिसमें मिल्क प्रोडक्शन वगैरह होती है, वो छोटे उनमें फ्लूइड भर जाता है। तो ये कंडीशंस भी होते हैं जिसमें ब्रेस्ट में लम्प्स की अपीयरेंस होती है, मगर क्योंकि आपको नहीं पता कि ये अभी कौन सा कंडीशन है, तो इट इज बेस्ट कि आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनको डिसाइड करने दें कि अभी आपको किस किस्म का कंडीशन। Okay. डॉक्टर, ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है उसके स्टेप्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द जनरल टिप्स जो हमें जहन में रखना चाहिए ये करते हुए? आई थिंक नाउ दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट, क्योंकि अब आप इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं। आई met a lady, she is elderly, I mean she's 65 plus, और एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे एक ब्रेस्ट में गोल्फ बॉल साइज सिस्ट है। अब गोल्फ बॉल साइज सिस्ट ओवरनाइट नहीं आती है, सो दिस इज समथिंग शी शुड हैव नोटिस्ड बिकॉज वो ग्रेजुअली बढ़ रही होगी और उसकी पोजीशन ऐसी जगह पे थी कि शी कुड नॉट हैव मिस्ड इट। जब उनसे मैंने एग्जामिनेशन का पूछा तो शी सेज कि ये क्या होता है, एंड दिस इज अ पर्सन हु इज एजुकेटेड एंड हु इज नॉलेजेबल, जो पढ़ती भी हैं, टेलीविजन भी देखती हैं, और अब टेलीविजन में बार बार आता है। और जैसे प्रेजेंट ये महीना है अक्टूबर का, जिसको पिंक टोबर भी कहते हैं, और इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए डेडिकेट कर दिया है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अक्टूबर में ही ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन अपना करेंगे। दिस इज समथिंग विच शुड बी डन बाय एवरी वुमन आफ्टर द एज ऑफ 25। महीने में एक दफा तो जरूर करना है। और उसके लिए आप आसान तरीन चीज जो है इज आप
आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और आप अपने हाथ जो हैं अपने हिप्स पे रख लें, या तो यहाँ रख लें या अपने हाथ सर के ऊपर आप उठा के रखें और इंस्पेक्ट करें आपके कि आपके ब्रेस्ट्स की अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल आपको दोनों एक जैसे लग रहे हैं। उसके जो आपके निपल्स ब्रेस्ट्स के हैं वो बाहर की तरफ ही हैं, अंदर की तरफ इन्वर्टेड तो नहीं है। उसको फील करें कि उसमें से किसी किस्म का डिस्चार्ज नहीं है, हाथ लगाने पे वो टेंडर तो नहीं है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू डिटर्मिन कि आपके ब्रेस्ट्स का आगे फर्दर एग्जामिनेशन जो है उसमें आपको क्या करना है। उसके साथ साथ the other thing that you can do is lie down on your bed और हाथ आपका जिस तरफ को आप एग्जामिन कर रहे हैं वो आपके सर के पीछे हो। अपना नीचे सपोर्ट के लिए आप एक कुशन, एक पिलो या कोई ऐसी चीज रख लीजिए और फिर आप एग्जामिन करें। लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो राइट हैंड इस्तेमाल होगा और आप अपनी जो सेंसिटिव फिंगर्स हैं, फिंगर्स का जो सेंसिटिव हिस्सा है, बिकॉज ये टच के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, इससे ग्रेजुअली फील द होल ब्रेस्ट। जहां आपको लगता है कि आपको सही फील नहीं हो रहा है, थोड़ा अंदर प्रेस करके देखें कि आपको कुछ अदर देन नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। आप अगर आपको लगता है कि ये आपका सेंसिटिव नहीं है तो आप पूरा हाथ इस्तेमाल कर लीजिए, मगर एग्जामिनेशन आपका थरा होना चाहिए कि आप सर्कल में जा रहे हैं, पूरे ब्रेस्ट को आप एग्जामिन कर रहे हैं ऑल द वे, ऑल अराउंड, और अपने बगल में भी आपने देखना है, अंडर आर्म में भी आपने देखना है। फिर लेटे हुए भी इट्स बेस्ट कि यू प्रेस द निपल एंड सी कि उसमें से किसी किस्म का डिस्चार्ज तो नहीं है। If there is, then please go and consult a doctor. The other place which is very good is कि आप जब शावर में हैं तो शावर में आपने अपने बॉडी को सोप किया होता है, साबुन लगा होता है, तो आपके हाथ को ग्लाइड करना ज्यादा आसान लगता है। आपके लिए स्मूथली आपके पूरे ब्रेस्ट्स को आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये आपका वंस अ मंथ होना चाहिए। आप अपने बाथरूम में एक कैलेंडर लगा लीजिए, उस पे आप हर महीने का एक दिन मार्क कर लें। सपोज द फर्स्ट संडे, बिकॉज संडे को ज्यादा आपके पास टाइम होता है, यू कैन स्पेंड 5 मिनट्स एक्स्ट्रा इन द शावर। वो आप अपने आप को एग्जामिन करें एंड अगर आपको लगे कि देयर इज समथिंग विच इज डिफरेंट, वो जो नहीं होना चाहिए, देन प्लीज आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको इमरजेंसी में भागना है, मगर इट इज समथिंग जिसको आपको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आप अगर खुद नहीं कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, तो अब बहुत सी जगह स्पेशली जहां पर मैमोग्राम्स होते हैं वहां पर वो आपको सिखा भी देंगे कि हाउ टू डू योर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नर्सेज आपकी मदद कर सकती हैं और वो आपको सिखा भी देंगी। The best time that one should do a breast self examination, if आपके अभी तक periods आ रहे हैं, तो it is a week after your periods end, because जैसे मैंने कहा था कि during pre period sensitive भी हो सकते हैं, tender भी हो सकते हैं, there might be lumpy also, so leave that period and examine एक हफ्ते के बाद। So, are there any new guidelines for breast examination? प्रेजेंटली जो जिस तरह से मैंने कहा कि पहले ये होता था कि आफ्टर 50 दे वुड एडवाइज, डॉक्टर्स एडवाइस करते थे कि विमेन आफ्टर 50 वो अपना वंस अ ईयर मैमोग्राम करवाएं। अगर क्लियर आ जाता है तो फिर उनका वो एनुअल या हर साल का एक फीचर बन जाता है। मगर अगर
कोई डॉक्टर्स को नोटिस करते हैं कि इसमें कोई लंप है, कोई सिस्ट है, तो हो सकता है कि वो ड्यूरेशन कम कर दें। मगर अब जो इन्होंने नए जो गाइडलाइंस आई हैं, अब उन्होंने कहा है कि इट इज बेस्ट टू स्टार्ट द it's best to have the mammograms at the age of 45, at the age of 40, और अगर आपकी फैमिली में है तो यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 25 years of age, बिकॉज वो आपके जो जीन्स का फैक्टर है वो हमें नहीं मालूम कि वो कितनी एक्टिव हैं आपके जीन्स, और इसलिए अब अगर आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं तो यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 25 years of age. How is breast cancer treated? ब्रेस्ट कैंसर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट उसका होता है, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। पहले लॉन्ग टाइम बैक ब्रेस्ट कैंसर हुआ, इमीडिएटली दे वुड आइदर डिसाइड टू रिमूव दैट ब्रेस्ट और बोथ द ब्रेस्ट, ताकि उनको ये डर था कि एक से दूसरे में स्प्रेड कर सकता है। मगर अब टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पर डिपेंड करता है और एक से ज्यादा किस्म के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। सो सर्जरी तो है कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ उतना हिस्सा निकाल दें जिसमें जो कैंसरस था, जो अफेक्टेड था, या वो पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे। कीमोथेरेपी जो होती है वो है ड्रग्स विच विल श्रिंक द कैंसर सेल्स। ड्रग्स जो हैं वो पिल्स के फॉर्म में हो सकती हैं, वो इंट्रावीनस आपको ड्रिप के तौर पे दी जाती हैं, या वो दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब हार्मोनल थेरेपी आती है जो कि कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई करने से रोकती है और उनको बढ़ने से रोकती है। तो अब ये भी कर रहे हैं कि इफ दे फील कि कैंसर का साइज ऐसा है कि हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो कैंसर का साइज, जो सिस्ट का या लंप का साइज है, वो छोटा हो जाता है, और फिर उसकी सर्जरी करते हैं। फिर देयर इज बायोलॉजिकल थेरेपी, जो आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको उसमें इतनी ताकत देते हैं कि वो कैंसर के सेल्स को कंट्रोल करे, और वो आपके जो ट्रीटमेंट हो रही है उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह उनको भी आपकी मदद करे इन फाइटिंग दैट। आफ्टर ऑल दिस देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ये एक्सरेज होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं टू किल द कैंसर सेल्स। रेडिएशन यूजुअली जो होता है वो सर्जरी और कीमो उसके बाद होता है, मगर लाइक आई सेड कि ये टाइप ऑफ कैंसर पे होगा कि कौन सा स्टेज है, कौन सा टाइप है, कितना अग्रेसिव कैंसर है, उसको जहन में रखते हुए डॉक्टर जो है वो अपना पूरा प्रोटोकॉल बनाते हैं। So, doctor, so what are the advances in the treatment of breast cancer, and what is the prognosis? Okay, so that's a tough sort of a question. As far as the advances are concerned, it's amazing because जो survival rate है फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का, वो पिछले 30 साल से, in the last 30 years, has improved by 40%. So it now has the highest survival rates of any cancer, which means कि जो दवाएं हैं और जो treatments हैं, they have drastically improved, वो बहुत बेहतर हो गई हैं। अवेयरनेस जब आई है तो अब बहुत सी चीजें क्योंकि लोगों को खुद समझ आ गई है तो वो भी इम्प्रूव हो गई हैं। प्रोग्नोसिस का जहां तक ताल्लुक है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, the stage of cancer, how quickly it is detected, उसकी ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू की, और कौन सी ट्रीटमेंट उनको उनके कैंसर के मुताबिक दी गई। So I would say कि I mean it's very positive
अब जो एक HER2 पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट दी जा रही है कि ये एक प्रोटीन है जो दी जाती है which promotes the growth, which stops the basically इसको जो दवा दी जाती है वो इस प्रोटीन को रोक लेती है जो कि प्रोमोट करती है कैंसर सेल्स को। दूसरा ये है कि जो जेनेटिक मेकअप होता है आपका, जो हमने जीन्स के बारे में बात की थी, वो हर पेशेंट का इंडिविजुअल होता है। और जो प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी जिसको कहते हैं कि वो डायरेक्टली उस सेल को टारगेट करते हैं ताकि वो सेल स्प्रेड ना कर सके। तो इस किस्म के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और कांस्टेंट ट्रीटमेंट जो या इवॉल्व रिसर्च जो इवॉल्व कर रही है, उससे मैं ये समझती हूँ कि बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, विच इज इवन दो इट्स नॉट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, मगर सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन निकल आया है। सो इन द US the age to give that vaccine is to the 8-year-old girls, और वो है सर्वाइकल कैंसर के लिए। इट डज प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। अगर आपकी बेटी है, शादी से पहले, बिफोर एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, उनको अगर वो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन लगा दिया जाए, it does give them the opportunity, or it does give them the benefit of not contracting cervical cancer. तो ये चीज तो हो रही है और आई फील के मे बी इन द फ्यूचर वी सी अ वैक्सीन अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर आल्सो। Inshallah. Thank you so much, Doctor, for your detailed guidance on this vital subject. Thank you so much for your time, your inputs. Thank you, and cheers to wellness. Cheers to wellness. To everyone. Thank you.